नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे। मध्यकालीन भारत से एग्जाम के अंदर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, चाहे वो मुगल साम्राज्य हो या विजयनगर साम्राज्य हो, यहाँ से कंटिन्यू प्रश्न बनते हैं। आज की वीडियो में मैंने पूरे मध्यकालीन भारत से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भले ही यहाँ पे 20 है, लेकिन 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 20 में से कितने मार्क्स यहाँ पर बने हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनाई गई थी? देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। अपने सिक्कों के ऊपर देवी लक्ष्मी की आकृति मोहम्मद गौरी के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब ये तो बात हुई देवी लक्ष्मी की, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि सिक्कों के ऊपर राम सीता की आकृति किसने बनवाई थी, तो तब सही आंसर होगा अकबर। ठीक है, अकबर ने अपने सिक्कों पे राम सीता की आकृति बनवाई, जबकि मोहम्मद गौरी ने देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई। ठीक है, ये तो बात करी हमने इसके आंसर की। अब मोहम्मद गौरी को लेकर के यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए, मोहम्मद गौरी ने भारत के ऊपर पहला आक्रमण 1175 में किया, मुल्तान के ऊपर। ठीक है, इसने अपना दूसरा आक्रमण 1178 में किया पाटन के ऊपर, गुजरात पर, जहां पर यह भीम द्वितीय से पराजित हुआ। क्वेश्चन बनता है, मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो भीम द्वितीय। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद गौरी ने 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी। पहली 1191 में तराइन का पहला युद्ध, जिसमें यह पृथ्वीराज चौहान से हारा। दूसरा युद्ध इसने अगले ही साल लड़ा 1192 में, तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें इसने पृथ्वीराज चौहान को हराया। ठीक है, इसके बाद 1194 में इसने चंदावर का युद्ध लड़ा, जिसमें इसने जयचंद को हराया। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मोहम्मद गौरी को लेकर की। दूसरा प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया था? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। ठीक है, इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में करी थी और ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसीलिए जो वंश इसने स्थापित किया या जो वंश इसके द्वारा स्थापित किया गया, उसे हम गुलाम वंश करके पढ़ते हैं। ठीक है, 1206 में इसने राजधानी किसे बनाया? तो इससे अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी, तो इसने राजधानी लाहौर को बनाया। दिल्ली राजधानी कौन लेकर आया? तो दिल्ली राजधानी इल्तुतमिश लेकर आया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, लाहौर। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना मैंने बताई 1206 में करी। इसी ने जो कुतुब मीनार है, उसकी नींव भी किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव डाली थी। लेकिन पूरा किसने करवाया कुतुब मीनार को? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली में एक मस्जिद है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, उसका निर्माण भी इसी ने करवाया। इसके अलावा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, उसका निर्माण भी इसी ने करवाया। ठीक है, इसकी मृत्यु कैसे हुई? कई बार प्रश्न बनता है। तो यह चौगान खेल रहा था। ठीक है, यानी कि पोलो उस समय, तो यह चौगान का खेल खेल रहा था और घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, एक और चीज आपको प्रश्न बनती है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था वो था इल्तुतमिश। जब ये मरा तो इसके बाद गद्दी पर जो प्रभावी शासक बना वो इल्तुतमिश बना। लेकिन क्वेश्चन बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के तुरंत बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो सही आंसर है आराम शाह। ठीक है, जब इसकी मृत्यु हुई, गद्दी पर आराम शाह बैठा, बाद में इसको गद्दी से हटाकर इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक के तुरंत बाद गद्दी पर कौन बैठा था? आराम शाह बैठा था। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये जीके रिवीजन सीरीज है, जिसमें हम क्वेश्चन के साथ उनके साथ जुड़ी हुई जो पूरी कहानी होती है, एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, उनको कवर करते हैं, जिससे आपके पूरे टॉपिक का अच्छे से रिवीजन हो सके। ये जो वीडियो के अंदर मैंने आज 20 क्वेश्चन डाले हैं, इस तरीके से डाले हैं कि आपके पूरे मेडिवल इंडिया का भी रिवीजन हो जाएगा, जैसे हमने अभी तक 2 प्रश्नों में किया। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, बलबन को
उलूग खान की उपाधि किसने दी थी? देखिए, बलबन को उलूग खान की उपाधि नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नसरुद्दीन महमूद, इसको दिल्ली का सुल्तान 1246 में बलबन ने ही बनवाया था, ठीक है, और बलबन ने अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया था, ठीक है, और इसके प्रधानमंत्री के रूप में बलबन काम करता था और इसी ने बलबन को फिर उलूग खान की उपाधि भी दी। बाद में जब इसकी मृत्यु हुई तो बलबन खुद सुल्तान बना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, एक इतिहासकार है जिसका नाम है सिराज, ठीक है। इस सिराज ने नसरुद्दीन महमूद को लेकर के एक स्टेटमेंट दिया है, इसको एक उपाधि दी है जो आपको ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है। देखिए, सिराज ने नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदम सुल्तान कहा था। प्रश्न बन सकता है, दिल्ली का आदम सुल्तान किसको कहा जाता है? नसरुद्दीन महमूद को। किसने कहा था? सिराज ने कहा था, ठीक है। क्यों कहा था? क्योंकि एक सरल स्वभाव का व्यक्ति था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसकी मृत्यु 1351 में हो गई थी, लेकिन किस अभियान के दौरान हुई? सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंध अभियान के दौरान। देखिए, ये सिंध अभियान पे था, सिंध ये जा रहा था और रास्ते में ठट्टा के जगह पर, जो ठट्टा नामक जगह है, वहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कौन से अभियान में हुई, क्योंकि ये तीनों महत्वपूर्ण अभियान है मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है। खुरासान अभियान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे जब इसने सेना भेजी खुरासान में, तो इसने लगभग 4 लाख के करीब इसने सेना भेजी और सभी को 1 साल का वेतन एडवांस में दिया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है किस अभियान में दिया, हालांकि चांसेस बहुत कम है। इसी प्रकार कराचिल अभियान भी किससे जुड़ा हुआ है? मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़ा हुआ है। और सिंध अभियान मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहां इसकी मृत्यु हुई। चलिए, नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? देखिए, विजयनगर का एक शासक था जिसका नाम था बुक्का प्रथम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बुक्का प्रथम ने अपने राजदूत चीन के सम्राट के पास भेजे थे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब विजयनगर के बारे में बात करते हैं। देखिए, विजयनगर की स्थापना सभी जानते हैं 1336 में हुई। किसने करी? हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। शासक कौन बना? हरिहर राजा बना, ठीक है। उसके बाद बुक्का प्रथम राजा बना 1356 में, ठीक। ये तो बुक्का प्रथम के बारे में हमने देखा। दूसरी चीज, जो हरिहर और बुक्का थे ये किस वंश से संबंधित थे? आप जानते हैं विजयनगर के अंदर 4 प्रमुख वंश आए थे, जिसमें संगम वंश था, तुलुव वंश था, शुलुव वंश था, ठीक है। तो हरिहर और बुक्का ये संगम वंश से संबंधित थे, ठीक है। एक और चीज, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजभाषा थी वो तेलुगु थी। इसके अलावा इनकी राजधानी हम्पी में है, तुंगभद्रा नदी के तट पर थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? देखिए, किस साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है कृष्णदेव राय के शासन काल को? सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलुगु साहित्य, ठीक है। आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की जो राजभाषा थी वो क्या थी? वो तेलुगु थी। इसके अलावा जो इसका आपका साहित्य काल का जो ये साहित्य है तेलुगु साहित्य, इसका स्वर्णकाल कृष्णदेव राय के शासन को माना जाता है। क्या आप जानते हैं जो कृष्णदेव राय थे इनके दरबार में तेलुगु के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिनको क्या कहा जाता था? जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। ये पूछा जाता है पेपर में कि कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले अष्टदिग्गज क्या थे? तो ये 8 कवि थे जो कि तेलुगु भाषा से संबंधित थे, ठीक है। एक और चीज, कृष्णदेव राय ने भी खुद एक रचना करी है तेलुगु में रचित कृष्णदेव राय की रचना का नाम क्या है? सही आंसर होगा आमुक्त मलयाद, ठीक है। आमुक्त मलयाद किसकी रचना है? तो ये कृष्णदेव राय की रचना है जिसे इन्होंने तेलुगु भाषा में लिखा। इसके अलावा कृष्णदेव राय ने एक और रचना करी जो उन्होंने संस्कृत में करी, उसकी क्या नाम है? तो उसका नाम है जामवती कल्याणम, ठीक है। ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है और देखिए इनको फैक्टों को नोट करते हुए चले जिनको नहीं पता है, और जो अच्छे से पढ़ चुके हैं जिनको ये सारी चीज़ें पता हैं उनका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। प्रश्नों के साथ ही उन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को एक बार दोबारा से रिकॉल करने का उनको यहाँ पे मौका मिलेगा। अगला प्रश्न है,
दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? देखिए, एक विभाग यहाँ पे बनाया गया दीवान ए मुस्तखराज। पहले बात करते हैं ये था क्या। दीवान ए मुस्तखराज उस विभाग का नाम था जिसका कार्य था जो किसान थे, जिन किसानों ने अपना भू राजस्व नहीं दिया था सुल्तान को, उनसे उस राजस्व को वसूल करना किसका काम होता था? दीवान ए मुस्तखराज विभाग का। और इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है इक्ता प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? देखिए, इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने करी थी, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर पूछा जाए इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, दोनों ध्यान रखना है, शुरुआत इल्तुतमिश ने और खत्म अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? देखिए, अपने जो उनके उपदेश हैं उनके प्रचार के लिए हिंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाले पहले भक्ति संत कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी रामानंद। ठीक है, नेक्स्ट है बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है यहां पर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। देखिए, बाबर ने जब अपनी आत्मकथा लिखी, इसकी आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। ठीक है, ये इसने तुर्की भाषा में लिखी, बाद में जिसका अनुवाद किया गया बाबर नामा के नाम से। ठीक है, एक और चीज, बाबर ने अपनी किताब में किन हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो मैंने आपको बताया विजयनगर का भी किया है और मेवाड़ का भी किया है। विजयनगर में शासक कौन था बाबर के समकालीन? तो वो था कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय को बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था। ठीक है, दूसरा राज्य को इसने मेवाड़ का उल्लेख किया है। मेवाड़ में शासक कौन था? मेवाड़ में जो शासक थे वो थे राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा के साथ बाबर का युद्ध होता है, आप जानते हैं 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध होता है। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। क्वेश्चन बनता है बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया? तो खानवा के युद्ध में। ठीक है, यह युद्ध राणा सांगा के साथ लड़ा गया और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण करी थी। तो ये भी एक फैक्ट है जो आपको पूछा जाता है कि कौन से युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी? तो ये था खानवा का युद्ध 1527। ठीक है, ये दोनों के बारे में हमने यहाँ पे बात करी। नेक्स्ट है कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास रखता था? तो देखिए, ज्योतिष पे विश्वास करने वाला मुगल सम्राट था हुमायूं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था और इसीलिए ये हफ्ते के 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े भी पहनता था। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना कब की गई? देखिए, अकबर ने इबादत खाना कहाँ स्थापित किया? पूछा जा सकता है दिल्ली में किया, आगरा में किया, लाहौर में किया या फतेहपुर सीकरी में किया। तो अकबर ने इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में बनाया और इसकी स्थापना 1575 में की गई। ठीक है, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, जब इसने ये इबादत खाना खोला तो आपको प्रश्न बनेगा किस वर्ष अकबर ने सभी धर्म के लोगों को इस इबादत खाने में प्रवेश की अनुमति दी? तो वो वर्ष था 1578 का। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। खोला कब? 1575 में। सभी धर्म के लोगों को अनुमति कब दी? 1578 में। नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? और यह प्रश्न लगातार एग्जामों में रिपीट हुआ है। देखिए, जहांगीर के दरबार में एक प्रसिद्ध पक्षियों का चित्रकार था जिसका नाम था ऑप्शन बी उस्ताद मंसूर। ठीक है, पूछा जाएगा जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर। ठीक है, इसके अलावा जो चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है मुगल में, वो जहांगीर के काल को ही माना जाता है। ठीक है, और एक और चीज़, जहांगीर ने ही एक स्टेटमेंट दिया था कि जो चित्रकला का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो अन्य 3 हैं ऑप्शन में, चाहे वो अब्दुल समद हो, दसवंत हो या बसावन हो, ये तीनों भी एक चित्रकार हैं और ये तीनों के तीनों अकबर के दरबार में रहते थे। तो आपको प्रश्न बन चुका है एक बार कि अकबर के दरबार में रहने वाला प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? वहाँ पे ऑप्शन में दसवंत दिया हुआ था। ठीक है, तो ये भी अकबर का दरबारी था, ये भी और ये भी। ये किसका था? ये जहांगीर का था। नेक्स्ट है हमारा बलबन द्वारा शुरू किए गए सिजदा और
पैबोश को समाप्त किसने किया था? देखिए, बलबन ने जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा तो इसने सिजदा और पैबोश की नामक जो प्रथाएं शुरू करी थी, इनको खत्म करने वाला कौन था? तो इनको समाप्त करवाया ऑप्शन सी, शाहजहां के द्वारा इसको समाप्त करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? देखिए, शाहजहां ने यह उपाधि शाह बुलंद इकबाल ये किसको दी थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। वह कौन सा अंग्रेज था जिसे औरंगजेब ने भारत से बाहर कर दिया? सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉन चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, शाहजहां के शासनकाल में मुगल कालीन सूबों की संख्या कितनी थी? देखिए, हर एग्जाम के अंदर या काफ़ी सारे एग्जामों में प्रश्न बन चुके हैं ऐसे प्रश्न जहां पे सूबों की संख्या पूछी जाती है। अकबर के शासनकाल में पूछी जाती है, औरंगजेब के कितने थे, और यहाँ पर हमने शाहजहां के बारे में हम देखेंगे। देखिए, शाहजहां के शासनकाल में जो मुगल कालीन सूबे थे, इनकी संख्या 18 थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। शाहजहां के शासनकाल में 18 सूबे थे। अगर आपको अकबर का पूछा जाए तो अकबर के शासनकाल में 12 सूबे थे। ठीक है, 15 सूबे जहांगीर के शासनकाल में थे, 18 सूबे शाहजहां के और 20 सूबे औरंगजेब के शासनकाल में थे। ये सभी क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? देखिए, 2 गुंबद वाला भारत का जो पहला मकबरा था जो भारत में बना, वो था ऑप्शन डी, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और ये एक विश्व विरासत स्थल है और इसको लेकर के काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? लोकेशन पूछी जाती है, ये दिल्ली में है। इस मकबरे को बनाया किसने था? तो इस मकबरे को हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। ठीक है, नाम याद रखना है, पूछा जाता है। दूसरा फैक्ट जो आपको याद रखना है कि भारत में पहली बार जो 4 बाग पद्धति है, इसका इस्तेमाल किस मकबरे में हुआ? तो हुमायूं के मकबरे में ही हुआ। ठीक है, 4 बाग पद्धति से बनने वाला पहला मकबरा कौन सा था? हुमायूं का मकबरा। तीसरा फैक्ट जो पूछा जाता है, ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहते हैं? तो ताजमहल का पूर्वगामी हुमायूं के मकबरे को ही कहते हैं। ठीक है, चौथा फैक्ट जो आपको याद रखना है कि जो दारा शिकोह था, जिसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है, शाहजहां का बड़ा पुत्र था, इसको भी हुमायूं के मकबरे में ही दफन किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब 1857 की क्रांति हुई और बहादुर शाह जफर को जब गिरफ्तार किया गया दिल्ली से, जो उस समय अंग्रेज अधिकारी था वहां पर, हटसन। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर को भी हुमायूं के मकबरे से ही गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, जो उसकी गिरफ्तारी हुई थी वो कहां से हुई थी? हुमायूं के मकबरे के पास से ही हुई थी। किसने गिरफ्तार किया था? तो अंग्रेज अधिकारी था हटसन, इसने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? देखिए, दिल्ली के ऊपर अफगान सत्ता स्थापित करने वाला दूसरा शासक था शेरशाह सूरी। ठीक है, पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली पर अफगान सत्ता की स्थापना करी? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। दिल्ली सल्तनत से ये संबंधित है। ठीक है, अभी हम मुगलों के बारे में बात कर रहे हैं। तो दूसरा अफगान शासक कौन था? शेरशाह सूरी था। और इसने दिल्ली पर कब अपना सत्ता स्थापित करी? तो इसने जब बिलग्राम का युद्ध जीता, 1540 में ये लड़ाई होती है। इस युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं और इस युद्ध को जीतने के बाद इसने दिल्ली पे अपना शासन शुरू किया था। ठीक है, हालांकि इससे पहले इसने 1539 में एक और युद्ध लड़ा, चौसा का युद्ध। यह भी हुमायूं के साथ था। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ, लेकिन पूरी तरह पराजित नहीं हुआ। जब उसने बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया, उसके बाद हुमायूं भारत छोड़ के भागा और दिल्ली पर किसका शासन स्थापित हुआ? शेरशाह सूरी का। ठीक है, शेरशाह सूरी को लेकर के एक प्रश्न जो आयोग पूछ चुका है, इसके बचपन का नाम। इसके बचपन का नाम था फरीद खान। ठीक है, पूछा जाता है शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान।
इसकी मृत्यु कब हुई? तो देखिए इसकी मृत्यु हुई 1545 में शेरशाह सूरी की। और किस अभियान में भी ये पूछा जाता है, तो ये कालिंजर अभियान में था, जहां पर जो वहां पे जो अस्त्रालय था, वहां पे ये औजार कोई अस्त्र चला रहा था, उसके दौरान इसकी मृत्यु वहां पे हो जाती है उस अस्त्र के बैकफायर के कारण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कालिंजर अभियान के तहत इसकी मृत्यु होती है 1545 में। अंतिम प्रश्न है आज का हमारा, शाहजहां का मूल नाम क्या था? देखिए शाहजहां का जो मूल नाम था ये था ऑप्शन बी खुर्रम। क्वेश्चन बनता है कि खुर्रम किस नाम से गद्दी पर बैठा, तो ये शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है, इसका जो मूल नाम था ये खुर्रम था। और जब इसने अहमदनगर के खिलाफ इसने एक अभियान चलाया, वहां पर इसको सफलता मिली अहमदनगर के खिलाफ, उसके बाद खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। क्वेश्चन भी बन सकता है कि खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी, तो इसी के पिता जहांगीर ने दी। कब? जब इसने अहमदनगर के खिलाफ एक सफल अभियान का नेतृत्व किया। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मध्यकालीन भारत के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने अगर वीडियो को पूरा अच्छे से देखा है तो आपको पता होगा क्वेश्चन भले ही 20 थे, लेकिन कितने सारे फैक्टरों को हमने यहाँ पे कवर किया है। और लगभग पूरे ही जो आपका दिल्ली सल्तनत है, मुगल साम्राज्य है, इनका रिवीजन करने की हमने कोशिश करी है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो सीरीज़ जो हमारी चल रही है, ये हमारी जो जीके रिवीजन सीरीज़ है, जिसमें मैं आपके लिए जो जीके के कॉमन क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उनका एक सेट बना के मैं लेकर आता हूँ, जिसके माध्यम से हम अपना पूरा रिवीजन वहाँ पे करते हैं। और उन्हीं प्रश्नों से रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में मिलते हैं, और वही प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। इसके प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको भूगोल के ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, संविधान के मिलेंगे, आधुनिक भारत के मिलेंगे, अर्थव्यवस्था के मिलेंगे, कंप्यूटर के मिलेंगे। तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पे कमेंट करके अपना स्कोर को ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।